Assalamu alaikum students. Today in this class we will discuss psychiatric emergencies. Now what is a psychiatric emergency? Psychiatric emergency का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल का थॉट, मूड और एक्शन डिस्टर्ब हो जाए और उस वजह से वो सडन डिस्ट्रेस में चला जाए और फिर उसे इमीडिएट मैनेजमेंट की ज़रूरत हो। और मैंने कई तरह की साइकेट्रिक इमरजेंसीज को यहाँ पर एनालिस्ट किया है। तो इनमें सबसे पहले सुसाइड आता है। तो सुसाइड जो है ये दुनिया में जितनी भी डेथ्स होती हैं उनके अंदर टॉप 10 में आता है। दूसरा ये है कि सुसाइड साइकेट्रिक इमरजेंसीज में भी सबसे ज्यादा कॉमन है। सुसाइड का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जानबूझकर खुद को मार देता है या उसकी कोशिश करता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ डेलिब्रेट सेल्फ हार्म। अब अगर हम सुसाइड की इटियोलॉजी की बात करें कि क्यों कोई इंसान सुसाइड करता है, तो इसमें तीन चीजें आती हैं। एक है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एक है फिजिकल डिसऑर्डर और एक है साइको सोशल फैक्टर। एक इंडिविजुअल में कई तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से वो सुसाइड कर सकता है। खास तौर पर अगर उसे डिप्रेशन हो, और डिप्रेशन में खास तौर पर इन्वोल्यूशनल मेलानकोलिया एक किस्म का डिप्रेशन होता है, तो उसके अंदर इंसान सुसाइड कर सकता है। या मेजर डिप्रेशन या एंडोजिनस डिप्रेशन हो। और ऐसे ही सिकिज़ोफ्रेनिया के अंदर भी पर्सन सुसाइड कर सकता है, खास तौर पर पैरानॉइड या कैटाटोनिक सिकिज़ोफ्रेनिया। और ऐसे ही अगर इंडिविजुअल अल्कोहल या ड्रग अब्यूज कर रहा हो, या किसी में डिमेंशिया हो, या किसी में डिलीरियम हो, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर सुसाइड हो सकता है। दूसरा है कोई ऐसी फिजिकल इलनेस होना जो इनक्योरेबल हो और जिसमें इंडिविजुअल को बहुत पेन हो, लाइक एड्स है, कैंसर है, तो इनमें भी फिर इंडिविजुअल सुसाइड कर सकता है। और अगर कोई साइको सोशल फैक्टर है, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैरिटल प्रॉब्लम है, डाउरी हैरेसमेंट हो रही है, या कोई एग्जाम में फेल निकला, या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या डाइवोर्स हो गया, या पर्सन आइसोलेशन में रह रहा है, तो कुछ भी इस किस्म की चीजें अगर इंसान में होगी तो उस वजह से भी वो सुसाइड कर सकता है। अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहले हम मेल को फीमेल्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो फीमेल्स में ज्यादा चांस रहता है सुसाइड अटेम्प्ट करने का। यानी वो ज्यादा सुसाइड की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फिर सचमुच में सुसाइड करते हैं, जिसे हम कमिट करना कहेंगे, तो वो मेल्स में ज्यादा है। मेल्स हैव हायर रिस्क टू कमिट सुसाइड while females have higher risk to attempt suicide। और वो मेल्स जिनकी उम्र 40 ईयर्स से अबो हो, या वो फीमेल जिनकी उम्र 55 ईयर्स से अबो हो, तो उनमें ज्यादा रिस्क रहता है सुसाइड होने का। ऐसी ही कोई ऐसी लेडी है जो डाइवोर्स्ड है, या विडोड है, या सेपरेटेड है, या अनमैरिड है, तो इसमें भी ज्यादा चांस रहता है सुसाइड होने का। और ऐसे ही किसी को कोई ऐसा साइको सोशल फैक्टर हो, लाइक एग्जाम में फेल निकला, या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या कोई और जो है कोई प्रॉब्लम है, तो उस वो भी जो है सुसाइड कर सकता है। ऐसी अगर कोई इंडिविजुअल डिप्रेशन में हो और वो अचानक से ठीक होने लगे, आपको दिखाई दे रहा है कि वो काम हो रहा है, पीसफुल फील कर रहा है, या उसका डिप्रेशन एकदम से ठीक होने लगा, या वो डिप्रेशन की दवाएं खा के जो है रिकवर हो रहा है, तो उसमें भी ज्यादा चांस रहता है सुसाइड होने का। वजह उसकी ये है कि डिप्रेशन के अंदर इंसान बहुत बार सुसाइड करने का प्लान करता है, लेकिन तब उसमें उतनी जान नहीं होती है सुसाइड करने की। ठीक, वो उस प्लान को डिले एग्जीक्यूट करने के लिए डिले ही करता है।
लेकिन जब वो ठीक होने लगता है तब उसमें जो है एनर्जी आ जाती है, फिर वो उस प्रेयर प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो तब उसमें जो है आपने नजर रखनी होती है। तो ये मैंने कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात की, और ऐसे ही वो इंडिविजुअल जिसकी हिस्ट्री में सुसाइडल अटेम्प्ट्स मौजूद हो, उसने पहले भी सुसाइड किया है, तो उसमें भी ज्यादा चांस रहता है आज सुसाइड करने का। और ऐसे ही अगर कोई हिंट दे रहा है सुसाइड करने का, अ, तो या वैसा आइडिया कम्युनिकेट कर रहा है या वैसा कुछ बता रहा है, तो उसमें भी जो है बड़ा रिस्क रहता है सुसाइड। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन थी सुसाइड के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे साइकेट्रिक इमरजेंसी की, विच इज द वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर एंड एक्साइटमेंट। अच्छा, सुसाइड को कैसे मैनेज करना है ये हम लास्ट में देखेंगे। तो फिलहाल हम दूसरी साइकेट्रिक इमरजेंसी पर आते हैं, विच इज वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर एंड एक्साइटमेंट। कि जो इंडिविजुअल है वो वायलेंट हो रहा है, वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया, तो यहां पर वो इरेशनल होगा, डिल्यूजनल होगा, अजॉल्टिव होगा, वायलेंट होगा। इंसान एकदम से तोड़ फोड़ करेगा, ठीक, आपको भी मार सकता है, कुछ और नुकसान भी करेगा। तो ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ एग्रेसिवनेस होती है, ये भी साइकेट्रिक इमरजेंसी मानी जाती है, मेनिक पेशेंट में ज्यादातर हो सकता है। तीसरा है पैनिक अटैक्स। ये तो आपको पता ही है कि जब पैनिक अटैक आता है तो इंसान में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, इतनी एंजाइटी को उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसे हम पैनिक होना कहते हैं। तो वो भी एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है। ऐसी है स्टूपर एंड कैटाटोनिक सिंड्रोम। स्टूपर क्या है? स्टूपर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आदमी के अंदर एकाइनीजिया आ जाता है, यानी उस वो बिल्कुल भी मूवमेंट वूवमेंट नहीं करता है, एकदम चुप हो जाता है, विच इज नोन एज म्यूटिज्म। लेकिन वो रहता है कॉन्शियस, विच इज इंपॉर्टेंट। स्टूपर के अंदर नो मूवमेंट या वेरी लेस मूवमेंट, म्यूटिज्म, लेकिन रिलेटिवली कॉन्शियस। और कैटाटोनिया क्या है? कैटाटोनिया में स्टूपर भी होता है और इसके अलावा भी कई तरह की चीजें होती हैं, लाइक नेगेटिविज्म कैटाटोनिया के अंदर आ जाता है, जिसमें पर्सन आपकी हर बात से इनकार करेगा, हर काम से रेजिस्ट करेगा, या उसमें इकोलेलिया आ सकता है, आपकी हर बात की वो नकल करेगा, आपके हर एक्शन की वो नकल उतारेगा, विच इज नोन है इकोप्रैक्शिया। उसमें मैनरिज्म्स आएंगे, लाइक वो आपको ऐसे सैल्यूट करेगा और एग्जैजरेटेड वे में करेगा। आमतौर पर जो काम हम करते हैं तो वो भी वो करेगा, लेकिन एग्जैजरेटेड वे में, ठीक है, विच वी कॉल मैनरिज्म। स्टूबर भी उसके अंदर आएगा, और भी बहुत कुछ। ये भी एक साइकेट्रिक इमरजेंसी मानी जाती है। ऐसे ही डिलीरियम ट्रेमेनस। डिलीरियम ट्रेमेनस क्या है? कि पर्सन अल्कोहल पी रहा है और वो अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो गया है, अब वो अल्कोहल को छोड़ रहा है, तो उसमें विड्रॉवल्स आ रहे हैं। विड्रॉवल में उसके अंदर एक ऐसी एक्यूट कंडीशन आ गई जिसको हम डिलीरियम ट्रेमेनस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है। ऐसे ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाना, ड्रग ओवरडोज हो गया, या ड्रग का दिमाग पर ऐसा असर पड़ा जो बहुत गहरा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ड्रग ओवरडोज ड्रग टॉक्सिसिटी में डिफरेंस है, दे बोथ आर नॉट सेम बट समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर। अब हम ड्रग ओवरडोज को लेंगे। अगर ड्रग ओवरडोज हो गई है तो या तो पर्सन इंटेंशनली करेगा या उसमें एक्सीडेंटली हो जाएगा, तो ये भी फिर साइकेट्रिक इमरजेंसी मानी जाती है, क्योंकि इससे फिर पर्सन की डेथ भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। कोई ऐसा पर्सन है जो डिजास्टर को एक्सपीरियंस करके आया है, उसने फ्लड देखा, अर्थक्वेक देखा, या कोई राइड देखा, तो वो भी जो है एक साइकेट्रिक इमरजेंसी कंसिडर किया जाता है। ऐसी वो इंडिविजुअल जिसका रेप हुआ हो, विच वी कॉल रेप विक्टिम। रेप क्या है? एक ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट जिसमें सेक्सुअल पार्टनर का कंसर्ट ना हो,
राइट, तो वो भी साइकेट्रिक इमरजेंसी माना जाता है। अच्छा, अब इन साइकेट्रिक इमरजेंसीज को कैसे मैनेज करना है, खासतौर पर सुसाइड को। तो सुसाइड में आप याद रखेंगे कि आपने हर उस सुसाइडल हिंट पर नजर रखनी है जो पर्सन आपको दे सकता है। अब कैसे आपको पता चले कि पर्सन ने प्लान बनाया है सुसाइड करने का? ठीक, याद रखना, अगर पर्सन फेयरवेल लेटर्स लिख रहा है तो यह इशारा हो सकता है पर्सन की सुसाइड करने का। वो बैंक अकाउंट्स बंद करेगा, वो वसीयत करने लगेगा, वो अपने कीमती चीजें दूसरों को देने लगेगा, और ऐसे ही वो पूछताछ करेगा कि फला ड्रग का क्या काम है, किस चीज को बतौर जहर यूज किया जा सकता है, हार्मफुल चीजों के बारे में वो इंक्वायरी करने लगेगा। तो आपने समझना है कि शायद सुसाइड का प्लान हो सकता है। ऐसे आपने देखा कि पर्सन एकदम से खुश हो गया, एकदम से पीसफुल फील कर रहा है, एकदम से जो है काम हो रहा है, जबकि वो डिप्रेस्ड था। तो यहाँ पर भी ये समझ लेना चाहिए कि शायद इसका सुसाइड का प्लान जो है फिक्स हुआ हो, तब वैसे ही साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक, और ऐसे ही जो है आपने, चलो ये थी कुछ मतलब वो हिंट्स जिनसे आपको पता चले कि इंडिविजुअल का क्या प्लान है सुसाइड का। तो दूसरी एक हिंट ये है कि जो पहले भी मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल डिप्रेशन में था, अब वो उससे बाहर आ रहा है, तो ये भी एक हिंट हो सकता है कि उसका ऐसा कोई प्लान हो। तो ऐसे ही अगर वो दूसरों के साथ अब मिलना जुलना बंद कर रहा है, खाना पीना बंद कर रहा है, तो ये एक हिंट हो सकता है उसके सुसाइड करने का। तब आपने उस पर कड़ी नजर रखनी है, आपने उसको सेफ एनवायरनमेंट में रखना है, उसके एनवायरनमेंट में कोई भी हार्मफुल चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी ड्रग नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्लेड नहीं होना चाहिए, कोई भी रस्सी नहीं होनी, कोई भी बेल्ट नहीं वो खुद को लटका सकता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि उसको नर्स स्टेशन के बिल्कुल करीब रखना है ताकि हर बार उस पर नजर बनी रहे। इसके अलावा आपने इरेगुलर इंटरवल्स पर भी राउंड्स मारने हैं। एक तो होता है कि आपका एक रूटीन है राउंड्स मारने का, आप आधे घंटे के बाद राउंड मारते हैं, लेकिन इरेगुलर इंटरवल्स पर भी अब आपने राउंड्स मारने हैं। उस बीच आप देख सकें कि ये मत कोई गलत काम कर रहा है। और रेगुलर इंटरवल्स पर भी आपने राउंड्स मारने हैं हर 15 मिनट बाद, 24 घंटों बराबर। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने इस सुसाइड के अंदर करना है। तो ये थी हमारी साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो ये टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, या कह ले कि दूसरा चैप्टर है, दैट इज लीगल ऑस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, कि जो मेंटल इलनेसेस हैं उनके क्या लीगल ऑस्पेक्ट्स है, कानूनी पहलू हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये जान ले कि इंडिया के अंदर जो साइकेट्रिक इलनेसेस है उनके लीगल ऑस्पेक्ट्स इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 के ऊपर मबनी है। इस इंडियन ल्यूनेसी एक्ट से पहले दूसरा एक्ट था विच इज इंडियन ल्यूनेटिक एजाइलम एक्ट 1858। तो जब ये आया ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये निकला इंग्लिश ल्यूनेसी एक्ट 1890 से। ठीक है, और ये जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 है इसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं और 4 पार्ट्स हैं और 100 सेक्शंस हैं। तो ये जो 8 चैप्टर्स हैं इनके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करेंगे तो पहले चैप्टर के अंदर डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन किया गया है और कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर आता है चैप्टर सेकंड।
चैप्टर सेकंड में क्या बताया गया है? चैप्टर सेकंड में बताया गया है कि मतलब एडमिशन कैसे होगा और बाकी सारी चीजें। और चैप्टर थर्ड जो है इसमें साइकेट्रिक पेशेंट का केयर, उनका ट्रीटमेंट वो लिखा गया है, और डिस्चार्ज प्रोसेस चैप्टर थर्ड के अंदर लिखा गया है, कैसे इन पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया जाएगा। और चैप्टर फोर्थ से चैप्टर एट्थ के अंदर क्या डिस्कस किया गया है? ये डिस्कस किया गया है कि जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है वो कैसे एस्टेब्लिश हो जाएंगे, उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, और ऐसे ही उनको कैसे फंड्स मिलेंगे, वो फंड्स कैसे यूज होंगे, वो कैसे साइकेट्रिक पेशेंट्स के ऊपर अपने फंड्स यूज करेंगे, एवरीथिंग रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, चैप्टर 4 टू चैप्टर 8। लेकिन इसके बाद फिर दूसरा एक्ट आया, विच इज इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ये एक्ट आखिरकार 1950 के अंदर ड्राफ्ट हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर कमेटी। और बोर कमेटी ने जब ये ड्राफ्ट बनाया, फिर 1993 के अंदर ये पूरे इंडिया में एग्जीक्यूट हो गया, हर किसी स्टेट के अंदर, हर किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर। और ये जो एक्ट है ये निकला कहाँ से, इन्होंने कहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन लाई और किस चीज की हेल्प ली? दैट वाज इंग्लैंड एंड वेल्स मेंटल हेल्थ एक्ट 1959। उसका एक अमेंडमेंट भी है 1982 के अंदर। तो उससे इन्होंने काम लिया और फिर अपना ये एक्ट बनाया। और ये 1987 वाला एक्ट असल में अमेंडमेंट है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 का। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, बनाया गया ये, और हेल्प ली गई इन सारे एक्ट से। ठीक, तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जो है इसमें भी 10 चैप्टर्स हैं, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बस 3 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। हम देखिए इन चैप्टर्स के अंदर क्या कुछ कहा गया है। तो चैप्टर फर्स्ट जो है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर फिर से कुछ इब्तिदाई इंफॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, और कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया है। देखो, पुराने जमाने में मेंटली इल पर्सन को ल्यूनेटिक कहा जाता था। ल्यूनेटिक एक ऑफेंसिव टर्म है जो हम पागल के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हर कोई साइकेट्रिकली इल पेशेंट पागल नहीं होता है, और ना ही उसे पागल कहा जाना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने इस ल्यूनेटिक को चेंज किया साइकेट्रिक इल पेशेंट से, या मेंटली इल पर्सन से। उन्होंने कहा कि अब ल्यूनेटिक यूज नहीं होगा किसी भी प्रोविजन के अंदर। दूसरा, पुराने जमाने में साइकेट्रिक हॉस्पिटल को एजाइलम कहा जाता था, तो इन एजाइलम अब चेंज हो गया किसके अंदर? साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर या मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। तो ये कुछ लिखा गया है चैप्टर फर्स्ट के अंदर। चैप्टर सेकंड के अंदर क्या बताया गया है? देखो, कोई स्टेट है तो उस स्टेट के अंदर जो मेंटल हॉस्पिटल है, उस मेंटल हॉस्पिटल के लिए स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर कुछ अथॉरिटीज होंगी। वो अथॉरिटीज कैसे बनेंगी, वो कैसे अपना काम करेंगी, उसके मुतालिक कानून दिए गए हैं चैप्टर सेकंड के अंदर। और चैप्टर थर्ड के अंदर क्या कानून बताए गए हैं? वो कानून जो बताएंगे कि जो साइकेट्रिक के लिए जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल हैं वो कैसे काम करेंगे। ठीक, और वो कैसे अपने एक्सपेंसेस जो है यूज करेंगे, उठाएंगे वगैरह, और वो कैसे रेगुलेट करेंगे, वो डिस्कस किया गया है चैप्टर थर्ड के अंदर। बाकी चैप्टर फोर से हम इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में डिस्कस करेंगे। So this today in this class we discussed psychiatric emergencies and some legal aspects of mental illness. Thank you.